मंसूर को साथ वाले गांव की जिम्मेदार की बेटी पसंद आ गई। वो अपने बाप की जायदाद की इकलौती वारिस थी। मंसूर ने वालिद से कहा कि वो फौजिया से शादी करना चाहता है। बाप राजी हो गया। वो जिम्मेदार अशरफ के पास गया, जो बा इखलाक शख्स था। उसकी बीवी जवानी में फौत हो गई थी और उसने बच्चे की खातिर दूसरी शादी नहीं की थी। अब ये बच्ची जवान हो गई थी। अशरफ जिम्मेदार की नूरे नजर फौजिया गांव की खूबसूरत लड़की थी। खिलती हुई रंगत, गुलाब की पंखड़ियों से होंठ, सरोकद, उसके कहके गांव की पगडंडियों पर इस तरह बिखरे हुए थे जैसे हवा फूलों की खुशबू को फिजाओं में बिखेर देती है। उस हूर शुमाइल में किसी खूबी की कमी ना थी। वो जब हंसती तो लगता कि जैसे सफेद मोतियों से भरे सेब का मुंह खुल गया हो। वो अगर हूर शुमाइल थी तो मंसूर भी हुस्न में किसी से कम ना था। उसके साथ वो मेहनती और खुश गुफ्तार भी था। उसके घराने के लोग ताजीम किया करते थे। मंसूर का बाप इलाके में बाइज्जत शख्सियत जाना जाता था। तभी मलिक रहमत बगैर ऊंच नीच का ख्याल किए लड़की के वालिद के पास सवाली बनकर चला गया। मंसूर का रिश्ता लेने मंसूर के वालिद और उसकी बहन गए। मंसूर की बहन भी खूबसूरती में बाकमाल थी, जिसे देखते ही मलिक साहब की आंखें चार हो गईं। मंसूर के वालिद ने अशरफ जिम्मेदार से बेटे के रिश्ते की बात की तो वो खामोश हो गया। मलिक साहब ने खामोशी की वजह पूछी, तब वो गोया हुआ कि मैं मजबूर हूँ, बरादरी से मशवरा किए बगैर आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। मुझे कुछ वक्त चाहिए ताकि अपने भाइयों से बात कर सकूं। जिम्मेदार अशरफ ने अपनी बरादरी को बुलाया। उन्होंने कहा कि रहमत जिम्मेदार लाख अच्छा सही, मगर हम अपनी लड़की का रिश्ता कैसे रिवायत से हटकर दे दें। हाँ, अगर वो लड़की के बदले अपनी लड़की का रिश्ता हमें दे दें तो फिर बात हो सकती है। भाइयों के मुतालबे को लेकर अशरफ ने मलिक रहमत से मुलाकात की। कहा कि मेरी बरादरी इसी सूरत राजी हो सकती है अगर आप अपनी लड़की का रिश्ता बदले में मुझे दें। आप किस लड़के के लिए बदले में रिश्ता लेना चाहते हैं? मलिक ने सवाल किया। हमारे यहाँ ऐसा कोई लड़का तो मौजूद नहीं है और मेरी एक ही लड़की है जिसको आप बहू बनाना चाहते हैं। सो ये शर्त बरादरी की इस सूरत पूरी हो सकती है कि मैं फौजिया को आपकी बहू बनाना मंजूर कर लूं और आप अपनी लड़की को मेरे साथ ब्याह दें। दूसरी सूरत में हमारी तरफ से इनकार समझें। रहमत को अशरफ की बात नागवार गुजरी, ताहम वो मसलहतन खामोश हो गया क्योंकि उसको बेटे की खुशी हर हाल मुकद्दम थी। उसने घर आकर बेटे को लड़की वालों की शर्त से आगाह कर दिया। मंसूर ने बुरा मानने की बजाय बाप से कहा, बाबा जान, आपने अजरा बीबी की शादी भी तो करना है। उसकी उम्र काफी हो चुकी है। उसको जिम्मेदार के निकाह में देने में कोई कबाहत नजर नहीं आती। इस तरह अगर अशरफ की औलाद हुई भी तो उसकी सारी मलकियत हमारे ही पास आ जाएगी। आप इस मामले पर ठंडे दिल से गौर करें। आपा मुझसे 10 बरस बड़ी है और अशरफ उससे 15 बरस ही बड़ा होगा। कुछ दिनों गौर के बाद मलिक रहमत राजी हो गया। सोचा कि मंसूर सही कहता है, कब तक बेटी को बिठाए रखूंगा, जबकि अब तो अजरा की शादी की उम्र भी निकली जाती है। उसने अशरफ को पैगाम दे दिया कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं अपनी दुख्तर आपके उकद में देने को तैयार हूँ। जब इस बात का इल्म अजरा के मामू को हुआ, वो परेशान हो गया क्योंकि अजरा उसके बड़े लड़के की मंगेतर रह चुकी थी, मगर उसके बेटे ने शहर जाकर अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। वो बहनोई के पास आ गया और कहा कि तुम अजरा की शादी किसी और से नहीं कर सकते। ये मेरे लड़के के नाम हो चुकी है और उसके नाम रहेगी। कैसी बात करते हो कासिम, जब तुम्हारे लड़के ने खुद मेरी लड़की को रद्द करके और जगह शादी कर ली है तो फिर उसके साथ मंगनी कहाँ बाकी रह जाती है? क्या अब मैं उसकी किसी और जगह शादी नहीं कर सकता? उम्र भर उसको अपने दर पर बिठाए रखूंगा इस वजह से कि बचपन में उसकी मंगनी तुम्हारे बेटे से हो गई थी। तुम जानते हो कि हमारे यहाँ मर्द और जगह शादी कर लेते हैं, मगर वो अपनी मंगेतर से दस्तबरदार फिर भी नहीं होते। मर्द दूसरी शादी करते हैं और अजरा से मेरे मुजम्मिल की दूसरी शादी होगी। मैं अभी जाकर बरादरी को इकट्ठा करता हूँ। अगर उन्होंने इस बात से इख्तलाफ किया तो फिर तुम्हारा इख्तियार है कि जो चाहे करो। मामू की बातें सुनकर मंसूर सख्त परेशान हुआ क्योंकि उसका बाप उधर अशरफ को हाँ कह आया था। अब अगर ये लोग अजरा का रिश्ता अशरफ को देने से पीछे हटे तो लाजिम था कि उधर से भी इनकार ही सुनने को मिलता। तब तो मंसूर की जान पर बन जाती। उसने बाप को एक बार फिर समझाया कि मामू को मनमानी करने दो। अजरा को वो मुजम्मिल से ब्याहते हैं और बेटे की दूसरी शादी करते हैं
تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ عذرا کی بجائے سلمہ کو اشرف کے عقد میں دے دو، تمہاری دونوں لڑکیاں اپنے گھر کی ہو جائیں گی اور فوزیہ کا رشتہ ہمیں مل جائے گا۔ منصور بیٹے، پہلے والی بات تو ٹھیک تھی، تمہاری تجویز میرے جی کو لگی، لیکن اس بار یہ رشتہ مناسب نہیں رہے گا۔ سلمہ بہت چھوٹی ہے، اشرف تو اس سے 30-32 برس بڑا ہوگا۔ بابا جان، ہم بھی ماموں سے مخالفت مول نہیں لے سکتے، اس کا برادری پر زور چلتا ہے، وہ میری شادی کبھی اشرف کی بیٹی سے نہ ہونے دے گا۔ بیٹے کی منت سماجت سے رحمت کا دل مٹھی میں آ گیا۔ لڑکیاں ہوتی کس لیے ہیں؟ اپنے بھائیوں پر قربان ہونے کے لیے ہی نا۔ یہ کوئی نئی اور انہونی بات تو نہ تھی جو منصور کہہ رہا تھا۔ کچھ کشمکش کے بعد رحمت نے سلمہ کو اشرف کے عقد میں دینا قبول کر لیا، کیونکہ اشرف بھی تو ذمہ دار تھا اور دریا میں رہ کر مگر مچھ سے بیر نہیں لیا جا سکتا تھا۔ سلمہ باپ اور بھائی کے اس فیصلے سے بے خبر سارا دن کھیتوں میں بھاگتی پھرتی۔ اس کے ابھی ہنسنے کھیلنے کے دن تھے۔ سلمہ کی ماں ایسا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس کی شادی اپنے چھوٹے بھائی کے بیٹے یامین سے کرنا چاہتی تھی، جو گاؤں کا سجیلا اور بہادر جوان تھا۔ وہ بھی سلمہ کو پسند کرتا تھا، تاہم 15 برس کی سلمہ ابھی تک پسند کے مفہوم سے نا آشنا تھی۔ سلمہ کی ماں بھی اسی نظام کی بھیڑ چڑھی تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی بیٹی کی طرفداری نہ کر سکی، اور یوں رحمت منصور کی خوشی پوری کرنے کی خاطر بیٹی کو ایک بوڑھے کے عقد میں دینے پر راضی ہو گیا۔ بے شک اشرف لڑکی سے عمر میں دگنے سے بھی زیادہ بڑا تھا، لیکن کردار سے شریف آدمی تھا۔ اس نے سلمہ کی نو عمری کا خیال رکھا، اس کو بہت محبت دی اور رانی کی طرح رکھا۔ وہ اسے گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتا تھا اور گھر والوں سے اس کی عزت بھی کرواتا تھا۔ اس کو سیر و تفریح کے لیے شہر گھمانے پھرانے لے جاتا، جو زیور کپڑا سلمہ پسند کرتی وہ خرید کر دیتا تھا۔ سلمہ ابھی بچی تھی، اس کی شخصیت خود بخود اسی طرح ڈھل گئی جیسا کہ شوہر نے چاہا۔ وہ بھی اشرف کی دل سے عزت و خدمت کرتی، اس کی فرما بردار رہتی تھی۔ بھلا اشرف کو اور کیا چاہیے تھا؟ سلمہ کی جب شادی ہوئی اس کے ارمان نہیں جاگے تھے، اس کے من میں کوئی نہ تھا، تبھی اس نے اپنے عمر رسیدہ شوہر کو بھی دیوتا مان لیا۔ تاہم کبھی کبھی اشرف کو یہ احساس شدت سے ہوتا تھا کہ سلمہ اس کی بیٹی فوزیہ سے بھی چھوٹی ہے اور یہ رشتہ بے جوڑ ہوا ہے۔ منصور کو تو فوزیہ مل گئی، وہ اپنی من چاہی بیوی پا کر بہت خوش تھا۔ اس کو اس بات سے کچھ سروکار نہ تھا کہ سلمہ عمر رسیدہ شوہر سے وہاں خوش ہے یا نہ خوش۔ اس سارے فسانے میں اگر کسی کا کچھ لٹا تھا تو وہ یامین تھا، جو دل سے سلمہ کو چاہتا تھا۔ وہ بہت اداس رہنے لگا تھا، رحمت کے گھر آنا جانا ہی ترک کر دیا تھا۔ اس کو ہر لمحے سلمہ کی یاد ستاتی تھی۔ کچھ عرصے بعد جب وہ ان اداس رہنے والی یادوں سے بہت ٹوٹ گیا تو ایک دوست کے تویس سے دبئی چلا گیا۔ سلمہ جو بڑی ہو رہی تھی، وہ شعور کی منازل طے کرتی جا رہی تھی۔ اب اس کو محسوس ہونے لگا کہ اس کی زندگی میں کوئی خلا ہے۔ وہ کچھ بے چین سی رہنے لگی، کبھی اشرف کے بڑے سے گھر میں بکھلائی سی پھرنے لگتی۔ یہ بات اشرف نے بھی محسوس کر لی۔ سردیوں کے موسم میں چاندنی اس کو بے قرار کرتی، اور اشرف اب زندگی کے اس دور میں تھا جب یہ ساری چیزیں اس کے لیے کشش نہ رکھتی تھیں۔ وہ چاہتی اس کا شوہر حسین موسم میں بارش کی بوندوں کو چہرے پر پڑنے دے اور اس کے حسن کی تعریف کرے، لیکن وہ یہ سب کچھ نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اس کی ان بچکانہ خواہشات پر سلمہ کو ڈانٹ بھی دیتا تھا، تب وہ دل چھوٹا کر لیتی اور کبھی خود کو ملامت بھی کرتی، لیکن اس کے دل میں پھر سے نہ جانے کیسے کیسے خیالات آنے لگے تھے۔ اس کی بڑھتی عمر نے سلمہ کو اور بھی حسین اور دلکش بنا دیا تھا۔ اس کو بناؤ سنگھار کا طریقہ بھی آ گیا تھا۔ جب اس کے عین شباب کے دن آئے تو اشرف بیمار پڑ گیا اور تبھی اس کی بیماری نے طول پکڑ لیا۔ سلمہ اپنے جیون ساتھی کی بیماری سے بہت پریشان ہوئی۔ اس نے جی جان سے اشرف کی خدمت کی، چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ خدا کی کرنی کہ جتنا اشرف کا علاج ہو رہا تھا اتنی اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ شوہر کی حالت سے حواسے باختہ ہو گئی، اس کو اپنا بھی ہوش نہ رہا، دن رات اشرف کی تیمہ داری میں کھپتی گئی۔ اب بڑے میاں کو شدید احساس ہوا کہ اس نے اس معصوم کلی سے شادی کر کے بہت زیادتی کی ہے۔ اپنی عمر کی عورت ہی سے دوسری شادی اس کو زیب دیتی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ موت تو برحق ہے، اگر سلمہ بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تو اس کی کون سی راہ ہے۔ اسی سوچ کے پیش نظر اس نے اپنے بھائیوں اور سلمہ کے بھائی منصور کو بلوایا اور کہا کہ میں اپنی آدھی زمین سلمہ کے نام کرتا ہوں، تاکہ میرے بعد یہ بھی سکھی زندگی گزار سکے
और ससुराल में इसकी कदर इसी तरह ही रहे जैसे कि अब मेरे होने पर है। अगर मेरे बाद ये शादी करना चाहे तो भी इसकी मलकियत में जो ज़मीन देकर जा रहा हूँ वो ज़िंदगी भर इसी की मलकियत रहेगी। बाद में ये जब चाहे मेरी बच्ची को दे, लेकिन कोई इसके नाम लिखी गई ज़मीन इसकी मर्जी के बगैर नहीं लेगा, वरना क़यामत के दिन मैं उसका गिरेबान पकड़ूंगा। अशरफ की ज़िंदगी के दिन गिने जा चुके थे। वो आधी मलकियत बीवी के हवाले करके चल बसा, क्योंकि सलमा के बतन से अशरफ की एक बच्ची भी थी, लिहाजा उसको उस नन्ही कली का तहफ़्फ़ुज़ भी मतलूब था। अशरफ की वफ़ात के बाद सलमा अपनी बच्ची सायरा के साथ ससुराल में ही रहती थी। कुछ वक्त गुजरा कि अशरफ के भाइयों ने ज़मीन सलमा से वापस लिखवानी चाहिए, क्योंकि भरोसा ना था कि किसको लिख दे। सलमा ने हालांकि वाज़ेह कर दिया था कि ये मलकियत वो सायरा को देगी, क्योंकि बाकी आधी में से जो शरई हिस्सा फौजिया को आना है वो उसको मिल जाएगा। मगर लालची देवरों को ये कब गवारा था। वो तो चाहते थे कि अशरफ की बेटियों को भी इस वरासत से महरूम ही रखें और तमाम ज़मीन अपने नाम करा लें। इस मामले में अगर कोई खार बनकर खटक रहा था वो उनकी भतीजी फौजिया का शोहर था, जो सलमा का सका भाई था। वो आड़े आ सकता था। तभी उन्होंने मंसूर को भी साथ मिला लिया। कहा कि तुम्हारी बीवी का हिस्सा इसी शर्त पर मिलेगा, अगर तुम अपनी बहन से ज़मीन लिखवा लो। हम तमाम मलकियत बांट लेंगे, आधी तुम ले लेना और आधी हम ले लेंगे। सलमा जवान है, उसकी शादी करा देनी चाहिए। उसकी बच्ची सायरा को हम खुद परवान चढ़ा लेंगे। वो हमारे भाई की औलाद है, उसकी देखभाल का हक हमारा है। मंसूर तो पहले ही इसी फिक्र में था कि बाप की जायदाद से फौजिया को इसके हिस्से से महरूम कर दिया जाएगा और अशरफ के भाई आसानी से हिस्सा लेने ना देंगे। शायद मुकदमा करना होगा। मुकदमे पर ना तो फौजिया तैयार थी और ना मंसूर में इतना दम था कि वो अपने ससुर के भाइयों के मुकाबिल मुकदमा लड़ता। जबकि वो खुद आधी मलकियत उसकी बीवी को देने पर राजी थे, तो मंसूर और उसके बच्चे का फायदा इसी में था कि वो सुलह सफाई से उन लोगों की बात मान लें, वरना ये लोग आसानी से वरासत बेटियों और बहनों को देने वाले नहीं थे। जब देखा कि काम इतना आसान हो गया है तो वो सलमा के देवरों से मिल गया। इस तरह उन सब ने सलमा से वापस मलकियत लेने का प्लान बना लिया। अपने सके भाई मंसूर और दोनों देवरों के इरादों से बेखबर बेचारी सलमा तो अभी तक बेवगी की चादर ओढ़े दुख के अंधेरे में दफन थी। वो रो रो कर अपनी बेटी को गले लगाती, जो उसको तसल्ली देने के काबिल भी ना थी। एक दिन सलमा का देवर उसके पास आया, कहने लगा, भाभी, जमीन भाई ने तुम्हारी दिलजोई की खातिर तुम्हारे नाम की थी। शायद उन्हें हम पर एतबार ना था। अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि जमीन वापस कर दो। सलमा खामोश थी। सोचा कि पहले मंसूर भाई से मशवरा कर लूं तो इन लोगों को जवाब दूं। इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि मंसूर आया और बहन के पास बैठ गया। थोड़ी देर हमदर्दी की, फिर असल मौजू की तरफ आ गया। कहा कि ये ज़मीन जो तुम्हें मिली है वो मेरी बीवी के हिस्से की थी, वो भी अशरफ की औलाद है। अशरफ ने उसके हिस्से की ज़मीन तो उसको लिख कर नहीं दी है। अब उसके चचा ना दे, मैं कहाँ मुकदमे लड़ता फिरूंगा। बेहतर है कि तुम अपने हिस्से में से आधी ज़मीन मुझे लिख के दो। भाई का मुतालबा सुनकर वो हैरान रह गई कि उसके नाज उठाने वालों को क्या हो गया है। ये सब क्यों इस कदर लालची हो गए हैं। उसने फैसला किया कि वो ज़मीन किसी को नहीं लिख देगी, बल्कि अपना और अपनी बेटी का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। भाई ने देखा कि बहन मुतालबा नहीं मान रही। वो उसके देवरों से जाकर मिल गया। दूसरे दिन जबकि ये सब हाल कमरे में बैठे मीटिंग कर रहे थे कि सलमा की ज़मीन कैसे उससे वापस ली जाए, उसकी देवरानी ने सारी बातें सुन ली। वो नेक दिल औरत थी, खौफे खुदा रखती थी। उसने सलमा को आगाह किया कि तुम अगर उनकी वो ज़मीन लिखकर ना दोगी तो वो तुम्हें मार कर किस्सा ख़त्म करने का तहैया किए बैठे हैं। अफसोस कि तुम्हारा सका भाई भी इस प्लान में शामिल है। अब तुम्हारा या तुम्हारी मलकियत का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। देखो बहन, तुम्हारी ज़िंदगी ज़मीन से ज़्यादा कीमती है और तुम्हारी बच्ची को ज़मीन की नहीं, इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। ये लोग अपने सफाक अज़ाइम में कामयाब हो गए तो क्या होगा। ये सुनकर सलमा डर गई। दूसरे दिन उसने भाई और देवरों के नाम 10-10 बिघे ज़मीन लिख दी, जो उसकी शरई हक बनता था, और बाकी मलकियत के बारे में कहा कि ये मेरी बच्ची सायरा की है और वो नाबालिग है। जब 18 बरस की हो जाएगी तो उसके नाम कर दूंगी। ये मेरी बच्ची की अमानत मेरे पास उसका बाप रखवा कर गया है, मैं उसको किसी और के हवाले नहीं करूंगी। उन्हीं दिनों यामीन बैरून मुल्क से गांव लौट आया।
उसने जब सलमा के बेवा हो जाने का सुना तो उसके शोहर की ताज़ियत को उसके पास गया। सलमा ने उसको तमाम अहवाल से आगाह किया। वो बहुत साल से बैरूने मुल्क नौकरी कर रहा था और काफ़ी दौलत कमा कर लाया था। उसने सलमा को दिलासा दिया कि तुम हौसला रखो, मैं पहली फुर्सत में किसी वकील से मशवरा करता हूँ, देखें वो क्या कहते हैं। अभी सलमा पिछले वाक़ये को बामुश्किल भूल पाई थी कि उसका जेठ भी आ गया। कहा कि जब तुमने उन तीनों को ज़मीन लिख दी है तो बाकी ज़मीन मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ, मैं ही तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का सरपरस्त हूँ। तुम औरत हो, तुम क्या करोगी? मेरी बीवी वफात पा चुकी है, तुम मुझसे निकाह कर लो ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ दे सकूं। जेठ की बात सुनकर सलमा सदमे में रह गई। वो तो जेठ को बड़ा भाई जानती थी। वो ना तो ज़मीन उसको देना चाहती थी और ना उससे निकाह करना चाहती थी। यामीन आया तो सलमा ने उसको आगाह किया कि बात ऐसे हुई है कि वो कहने लगा, निकाह करना है तो मुझ ही से कर लो। जेठ तो तुम्हारे मरहूम शोहर से भी बड़ा है और अभी तुम्हारी उम्र 30-32 साल है। मैं तुम्हारा हम उम्र हूँ, ये बूढ़ा क्या तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देगा? सलमा को भी सहारा चाहिए था। वो बोली, ठीक है, मैं राज़ी हूँ, तो फिर मैं निकाह का बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन मेरे ससुराल वाले ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये निकाह पहले खुफिया होगा, बाद में मामला सुधार लूँगा। यामीन ने कहा। खाला के बेटे की शादी थी। सलमा शादी में शिरकत करने के लिए मेके गई। माँ को तमाम अहवाल से आगाह किया और साथ देने के लिए कहा। वो राज़ी हो गई और उसने यामीन के वालिद जानी अपने भाई को राज़ी किया। इस तरह सलमा का निकाह उसकी माँ और मामू ने यामीन से करा दिया। ये काम उन्होंने बहुत खामोशी और राजदारी से किया, हत्ता कि सलमा के भाइयों को भी इल्म ना होने दिया था। बहुत राजदारी बरतने के बावजूद गांव में किसी तौर ये बात निकल गई कि सलमा का निकाह यामीन से हुआ है। खबर उसके जेठ और देवरों तक भी पहुंच गई। वो आग बगूला हो गए। उन्होंने सलमा के वालिद को बुलाया और कहा कि तुम्हारी बेटी ने निकाह कर लिया है और ये हमारी बेइज्जती है। अब तो उसको हमारी भतीजी सायरा और उसकी ज़मीन हमारे हवाले करना होगी, क्योंकि वो अब हमारी भाभी नहीं रही है तो इस घर में भी कदम नहीं रख सकती। हैरत तो ये थी कि इस मुखालफत में खुद मंसूर पेश था कि जिसकी खुशी पूरी करने के लिए बाप ने बेटी को कुर्बान किया था। वो अब पछता रहा था कि सलमा की ज़िंदगी बर्बाद की और अब ये लोग उससे ज़िंदा रहने का हक भी छीन लेना चाहते हैं। उसने सलमा को समझाया कि तुम ज़मीन वापस देकर ज़िंदगी बचा लो, वरना वो तुम्हारे खून के प्यासे हैं। सलमा ने कहा, मैं ना तो बेटी उनको दूंगी और ना ज़मीन, ये मेरी बेटी की है, इसी को दूंगी। जो मेरा हिस्सा था उससे भी ज़्यादा उनको वापस कर चुकी हूँ। अब अगर वो जान लेना चाहते हैं तो ले लें। बाप बेटी की जिद देखकर लौट गया। कहा कि फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ता हूँ। अगर तुम्हारी तरफदारी की तो वो अपनी बेटी ले जाएंगे और मंसूर का घर उजड़ जाएगा। मैं पोते पोतियों को माँ से जुदाई का दुख नहीं दे सकता। एक रात सलमा को देवरानी ने जगाया और कहा कि अब तू यहाँ किस लिए रह रही है? बच्ची मेरे सपुर्द करो और इस घर से चली जाओ। वो आज रात तुम्हें ख़त्म करने का इरादा कर चुके हैं। बच्ची तो यूं भी तेरे बिन रह जाएगी। वादा करती हूँ माँ बनकर इसकी देखभाल करूंगी। उसने सलमा को खेतों में छुपाने का इंतजाम कर दिया। सर्दी में रात भर जिंदगी बचाने की खातिर वो खेतों में छुपी रही। दूर से आती कुत्तों की खौफनाक आवाज़ें और खौफ भरा अंधेरा था और वो देवरानी के डराने पर जिंदगी बचाने को सर्दी में ठठर रही थी। तो उसने कुछ फासले से आती कदमों की चाप सुनी। ये मौत की आहट नहीं, उसके भाई और देवर थे जो उसे खेतों में ढूंढते फिर रहे थे। रात 2-2:30 बजे तक ये लोग उसको ढूंढते रहे। जब थक गए तो घर जाकर सो गए। तब सुबह तुलू होने से करीब उसकी देवरानी ने अपने पुराने बूढ़े मुलाजिम चरागदीन को भेजकर उसको उस जगह से निकाला जहां वो छुपा दी गई थी। नौकर ने उसको शहर लाकर दारुल अमान में छोड़ दिया। जब वो घर से गायब हुई तो मंसूर ने यामीन पर पर्चा कटवा दिया कि वो उसकी बहन को लेकर गायब हो गया है, मगर उसके देवरों ने खोज निकाल लिया कि सलमा दारुल अमान में है। वो वहां उससे मिलने पहुंच गए। उन्होंने अमले को कुछ दे दिलाकर सलमा से मुलाकात की और एक बार फिर पेशकश की कि अगर वो जेठ से शादी कर ले तो उसको फिर से इज्जत देंगे और ज़मीन भी वापस ना लेंगे। सलमा ने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उनको बताया कि वो अब यामीन की मनपुआ है, लिहाजा जेठ से शादी नहीं कर सकती। अलबत्ता ज़मीन गवर्नमेंट की तहवील में दे सकती है ताकि जब उसकी बेटी बालिग हो जाए तो उसकी वरासत उसको मिल जाए।
अब तो देवरों का गुस्सा और ज्यादा हो गया था। बहरहाल सर तोड़ कोशिश पर भी उनका बस नहीं चला कि वो सलमा को दारुल अमान से ले आते। केस अदालत तक पहुंच गया। अदालत में केस का फैसला सलमा के बयानात सुनने के बाद उसके हक में हो गया और उसको यामीन के साथ जाने और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक भी मिल गया। अदालत ने उसको उसके शोहर यामीन के हवाले कर दिया और बच्ची को भी उसकी तहवील में देने का हुक्म सादिर कर दिया, क्योंकि वो अभी माँ के साथ रह सकती थी। सलमा और यामीन बच्ची के हमरा किसी दूर के शहर जा बसे ताकि उन लोगों की नज़रों से ओझल हो जाएं जो उनकी जान लेने के दर पर थे और वक्त गुजरने से उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। आज इस बात को 7 बरस गुजर चुके हैं। यामीन के साथ सलमा अपनी जिंदगी हंसी खुशी जी रही है। वो अपनी पुरानी जिंदगी और सब कुछ भूल चुकी है। सलमा की अब एक बेटी सायरा नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने उसे यामीन से 2 और बेटियां भी अता की हैं। अब वो अपनी तीनों बेटियों के साथ और अपने शोहर यामीन के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी जी रही है।